गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपकी कंटिन्यू तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस परी 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें से हमारा आज का टेस्ट है वो 37वां टेस्ट रहने वाला है। ये आपकी टेस्ट सीरीज आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेगी। और जो आज का हमारा टेस्ट है 37वां टेस्ट, वो हमारे ज्योग्राफी पे, जिसपे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आई हूँ। ज्योग्राफी में कुछ तो इंडिया ज्योग्राफी के और कुछ है वो राजस्थान ज्योग्राफी के आज क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊँ तो आपको वो नोट डाउन करने हैं। तो चलिए आज के हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और जो ये टेस्ट है इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असत्य है। इस साइड है वो औद्योगिक नगर दिए गए हैं और इस साइड है वो उद्योग दिए गए हैं कि ये औद्योगिक नगर है, इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला है धारीवाल, अमृतसर और लुधियाना। ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर, मैसूर, वाराणसी ये रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला, बोकारो, विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग, बठिंडा, पानीपत और दुर्गापुर एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो असंगत यानी गलत दिया हुआ है वो राइट आंसर है, ऑप्शन है फोर्थ। बठिंडा, पानीपत, दुर्गापुर ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो सबसे पहले है जो ऊनी वस्त्र उद्योग है ये प्रारंभ हुआ था कानपुर से। कानपुर से प्रारंभ हुआ था। और कानपुर में कब से? 1876 ईस्वी से जो आधुनिक ऊनी वस्त्र है वो प्रारंभ हुआ था। धारीवाल है, धारीवाल में प्रारंभ हुआ था 1881 में। ऐसे अमृतसर, लुधियाना ये सब है क्योंकि पंजाब है ये इस उत्पादन में सबसे आगे है, तो इसलिए। और धारीवाल है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। अमृतसर, लुधियाना, इसके साथ ही खारवीर ये सब भी है वो इम्पोर्टेंट है, ऊनी वस्त्र उद्योग है। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग की बात करें तो श्रीनगर, मैसूर, वाराणसी ये रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए है। क्यों? कि जो कि मलबरी हो गए, मलबरी, टसर, इरी, मूंगा इनका उत्पादन वो भारत में होता है। और इसी कारण है ये जो आपके श्रीनगर, मैसूर और वाराणसी ये रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है लोह इस्पात उद्योग, जैसे आपके बोकारो, राउरकेला, भिलाई इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्या कि आपका है ना जो फर्स्ट लोह इस्पात उद्योग है वो कौन सा था। तो अगर फर्स्ट पूछ लिया जाए तो वो था आपका कुल्टी में। और कुल्टी कहाँ पड़ता है? आपका कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट आधुनिक लोह इस्पात, ये तो हमारा था कि फर्स्ट लोह इस्पात भारत का, फर्स्ट आधुनिक पूछ ले आपसे कि फर्स्ट आधुनिक लोह इस्पात उद्योग, तो आधुनिक की बात करें तो ये आएगा सांखची। ये कौन सा आएगा? सांखची, जो कि जमशेदपुर में है 1907 में। ठीक है। और इसी के अंदर दुर्गापुरा वो मैंने आपको बताया था ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल का है 1959 का। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र का पूछे तो वो है आपका राउरकेला, उड़ीसा। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कब? 1955 का और जर्मनी के सहयोग से। इसमें अगर आपसे ये तो गया फर्स्ट सार्वजनिक। फर्स्ट स्वदेशी आपसे पूछ ले, फर्स्ट स्वदेशी, तो स्वदेशी पूछ ले तो वो है आपका प्लांट है बोकारो। फर्स्ट स्वदेशी है बोकारो, जो कि झारखंड में है, रूस के सहयोग से है। और आप एक क्वेश्चन याद करना कि 10 बार PM पुरस्कार मिलने वाला कौन सा है, तो ये है भिलाई। कौन सा? भिलाई। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है वो कई बार फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसकी भी स्थापना 1955 में हुई थी। किसके सहयोग से? आपके सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु विभाजन में AS जलवायु का प्रयोग भारत के किस क्षेत्र के लिए किया गया है? मध्य प्रदेश,
तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 तमिलनाडु। जो कोपेन थे, कोपेन का जलवायु विभाजन देखे तो कोपेन ने संपूर्ण भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। जो आपका एएस इन्होंने बताया था, एएस है वो अधिक गर्मी की अवधि में जो शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु प्रदेश है उसे बताया था, जो कि कोरोमंडल तट पर मिलता है। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर ये मिलता है। इसमें जो ये आपके तमिलनाडु हो गया, इसका तटीय भाग हो गया, कुछ जो आंध्र प्रदेश है उसके भी दक्षिणी भाग को शामिल किया गया है। इसमें है ना वो शीतकाल में बारिश होती है, और जो ग्रीष्म काल होता है वो शुष्क ही रहता है। शीतकालीन जो वर्षा होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसे लौटते हुए मानसून द्वारा बारिश प्राप्त होती है। तो ये सब किसकी है? आपके एएस प्रकार के जलवायु की विशेषता है। ये आपका ASW प्रकार की जलवायु होगी। अब जो भारत में और जलवायु है उसका मैं थोड़ा सा रफली आपको समझा देती हूँ कि किस प्रकार कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। जो ये हमारे ऊपर के जम्मू कश्मीर इस साइड ई प्रकार की, इनके नाम भी मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। यहाँ पे आपके पाई जाती है BWHW। ये तो हमने क्योंकि राजस्थान की इसमें पढ़ रखा है ज्योग्राफी में तो अच्छे से पता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में है, ये आपकी पाई जाती है BSHW। इनमें कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में पाई जाती है AW प्रकार की। ऊपर का है इसमें CWG प्रकार की। यहाँ पे जो कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ एक क्षेत्र की बात करें तो वहां पे इस क्षेत्र में DPC। अगर हम बात करें कि ये जो यहाँ पे ये जो तट है, इस तट है इसमें पाए जाते हैं AMW प्रकार की। इसमें कुछ यहाँ का थोड़ा सा क्षेत्र है उसमें कौन सी पाई जाती है? आपकी BSHW वाली पाई जाती है, यानी ये वाली BSHW वाली ये यहाँ पर भी पाई जाती है थोड़ी। और जो ये आपका तट होता है ये वाला आपका है तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे AS जो हमने अभी बात की थी वो पाई जाती है। तो ये सारी अब हो गई आपकी कि इतने प्रकार की हमारे भारत में है वो जलवायु पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। अब इसमें मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊं आपके, तो AMW है ये लघु शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु है। तो ये जो आपके कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तो इस जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, गोवा के दक्षिणी जो यहाँ पे पूर्वी तट होता है उस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे जो है 250 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा है यहाँ पे होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। अगर हम AW की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम भाग है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ पे इतना अधिकतम भाग है ये घेरती है। तो यहाँ पे सवाना वनस्पति पाई जाती है। अगर हम ASW की बात करें तो ये आपकी जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु है वो होती है, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के मानसूनी जलवायु में पाई जाती है। इसमें जो आर्द्र पतझड़ी वनस्पति होती है वो पाई जाती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें BWHW की, तो ये मैं आपने पढ़ाई होगा हमारे राजस्थान में, जो कि राजस्थान का पश्चिम भाग व उत्तरी गुजरात है यहाँ का, वो इसमें कवर होता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है ये। और इसके बाद में बात करें इसमें वनस्पति देख ले तो जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो होती है जैसे कोई नागफली हो गई, इस प्रकार के। BSHW की बात करें तो इसमें जो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु आ जाती है, इसमें क्षेत्र है वो राजस्थान आ जाएगा। इसके साथ साथ ही कुछ गुजरात का हिस्सा आ जाएगा। अगर इस साइड देखें तो आपका पंजाब का, हरियाणा का ये क्षेत्र भी आ जाएगा। अगर हम CWG की बात करें तो ये उत्तरी मैदान का प्रदेश, ये देखिए यहाँ का ये पूरा का पूरा बस कुछ इस क्षेत्र को छोड़ के और यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र है CWG में आ जाता है, जिसमें शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसमें जो वनस्पति होती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क वनस्पति होती है। इसमें तापमान है वो तीव्र रहता है। आगे अगर DFC की बात करिए, DFC है, इसकी बात करें तो शीत आर्द्र जलवायु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। इसमें पूरे टाइम है वो वर्षा होती रहती है। और लास्ट की हमारी इसको क्या होती है? ये ध्रुवीय जलवायु होती है। ध्रुवीय जलवायु जो कि बर्फीले स्थानों पे होती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इन क्षेत्रों में जिसमें जो हिमपात के रूप में वर्षा है वो होती रहती है। तो ये नॉर्मली मैंने आपको जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था हमारे भारत के सापेक्ष में, वो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत दे रखा है। इस साइड है वो नदियां दे रखी है और इस साइड है उनके उद्गम दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म है वो असंगत दे रखा है। सबसे पहले हम ताप्ती नदी की बात करते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम है ये मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है, बैतूल जिला, तो बैतूल जिले में जो मुल्ताई की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। ये मध्य प्रदेश से ये फिर महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र सौराष्ट्र में, फिर उसके बाद है ये गुजरात में बहती हुई ये सूरत के निकट है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। अगर आपसे ताप्ती नदी से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ताप्ती नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो नेपानगर, ये इंपॉर्टेंट होता है, एक बुरहानपुर, और एक आपसे पूछा जाता है वो होता है सूरत, गुजरात का जो सूरत नगर है। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं कि ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगली यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी है ये उत्तराखंड की जो यमुनोत्री है, उत्तराखंड की यमुनोत्री है, उसके निकट जो बंदरपूछ की पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। ये उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड के बाद है ये आपके कहाँ पे प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, दिल्ली से बाद में ये हरियाणा में फिर वापस ये हरियाणा में होते हुए वापस उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है यानी इलाहाबाद है वहां पर आके है ये गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें? गंगा नदी में है वो मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो आपकी यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। जो हरियाणा का जो फरीदाबाद है वो उस जिले को उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद है उससे अलग करती है। अगला, अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम है वो छत्तीसगढ़ राज्य, कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो रायपुर है उसके निकट जो सिहावा की पहाड़ियां वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि महानदी पर है वो उड़ीसा में, महानदी पर उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध है वो बना हुआ है, कौन सा? हीराकुंड बांध। तो आपको ये याद रखना है किस नदी पर है ये? महानदी पर है। आगे हम बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य में जो कोगाडू जिला है उसमें ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां से है इसका है वो उद्गम होता है। तो ये कर्नाटक से फिर तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। तो ये आपका जो असंगत या गलत दिया हुआ है वो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये कर्नाटक से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते हैं, ना कि महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित शहरों स्थानों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ सुमेलित कीजिए। इस साइड उपनाम दे रखे और इस साइड है शहर या स्थल का नाम दे रखा है। अगर हम बात करें ग्रेनाइट शहर, तो ग्रेनाइट शहर है तो ग्रेनाइट शहर के नाम से जाना जाता है जालोर को, यानी आपका ए में 4 आ जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें अब्रक नगरी, तो अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान की थर्मोपोली की बात करें तो इसे जाना जाता है हल्दी घाटी को। अगला है रत्नगिरी, रतन नगरी की बात करें तो रतन नगरी है, जयपुर को रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। जो भीलवाड़ा है इसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वस्त्र नगरी। अगर आपसे औद्योगिक नगरी पूछ ले, औद्योगिक नगरी तो वो भी कौन सी है? आपके भीलवाड़ा को ही जाना जाता है। जिलों की नगरी पूछ ले तो वो आपकी क्या है? उदयपुर। जिलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ए में आपका आ जाएगा 4th, बी में आपका आ जाएगा 3rd, सी में 1st और डी में 2 आ जाएगा। ये आपका जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो इसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर है, सबसे ठंडा महीना जनवरी है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो झालावाड़ है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा इसने, तो स्थान होगा आपका माउंट आबू।
ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसी में थोड़ा सा हम ढंग से अच्छे से उसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो गलत हो जाते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाता तो फिर हमारा क्या होता, झालावाड़ होता। तो असत्य यानी गलत है, ये यही दिया हुआ है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो जैसलमेर ही है। सबसे ठंडा महीना पूछे तो जनवरी है, और सबसे गर्म महीना पूछ ले तो वो कौन सा होगा, गर्म महीना होगा जून। और जब रेगिस्तान किसी कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। तो ये तीनों आपके सही हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, लूणी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी और मीठी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 है जोजड़ी। अगर हम जोजड़ी नदी की बात करें तो ये पुंदलू गांव नागौर से निकलती है, नागौर से निकलती है। बाद में लूणी में मिलती कहाँ है, जो खेजड़ी खुर्द जो कि कहाँ पे है, जोधपुर में है, वहाँ पे लूणी में जाके मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। जोजड़ी की अगर लंबाई की बात करें तो 83 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। इसका अपवाद क्षेत्र देखें तो नागौर से निकलती है, तो नागौर और जोधपुर इसका है वो अपवाद क्षेत्र है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो आप नदियों को पढ़े तो कुछ इस प्रकार पढ़े। तो अपवाद अगर तंत्र पूछ ले तो नागौर व जोधपुर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 2 आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से, कि जो लूणी नदी है, लूणी नदी की दाईं ओर से मिलने वाले, लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, आपकी जोजड़ी है। दूसरी कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो ये 2 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, और दूसरा कि लूणी में दाईं तरफ से मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन है 3। अब लूणी के बारे में मैं कुछ एक चीजें आपको और इम्पोर्टेंट बताती हूँ आपसे, है वो लूणी के जो बांध परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप याद रखना, सबसे पहले आप याद रखना जसवंत सागर जिसे पिचियाक बांध भी कहते हैं, जसवंत सागर या फिर जिसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। ये किस जिले में है, ये है तो जोधपुर में, और किस नदी पर है, लूणी नदी पर है। दूसरी अगर आपसे पूछ ले, दूसरी आपसे पूछी जाएगी जवाई बांध है, ये कहाँ पे है, पाली में है, और जवाई नदी पर। तीसरी है आपकी हेमावास बांध कहाँ पे, ये आपके पाली में है, और किस नदी पर है, बांडी नदी पर। और चौथा, और इससे जो बांध परियोजना है, लूणी की जो नदी की बांध परियोजना है, उसकी लास्ट चौथा कौन सा है, बांकली बांध है, जो आपकी जालोर में है। कहाँ पे है, जालोर में। किस नदी पर है, सुकड़ी नदी पर। तो ये चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। जो लूणी नदी की अगर आपको बांध परियोजनाएं पूछ ले तो ये चारों की चारों है, ये लूणी की बांध परियोजनाएं हैं। अगर हम लूणी की सहायक नदियों की बात करें तो वो तो आप सभी को पता है कि जोजड़ी हो गई, कई बार पूछ लिया जाता है। जवाई हो गई, जवाई नदी के बारे में अगर आपको पूछे तो ये गोरिया गांव पाली से निकलती है, और हेमागुंदा गांव जो कि बाड़मेर में है वहाँ पर जाके है, ये किसमें, हमारी लूणी नदी में है वो मिलती है। और इसकी और सहायक नदी देखें आपकी किसकी, जवाई की भी सहायक नदी पूछ लेते हैं, तो इसकी सहायक नदी आपको पूछ ले तो खारी हो गई जो कि जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है, और सुकड़ी हो गई, इसको सुकड़ी भी बोलते हैं और सुकरी भी बोलते हैं। अब इस सुकड़ी नदी से इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सुकड़ी है ये जालोर की नदी है, जालोर की एक छोटी नदी है जो कि जवाई की सहायक नदी है। लेकिन आपके एक सुकड़ी नदी है जो कि आपके लूणी की भी सहायक नदी है, वो कहाँ से, ये देशसुरी पाली से निकलती है। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखना, ये देशसुरी पाली से निकलती है, और ये जो समुद्री बाड़मेर है उससे पहले है वो किसमें, लूणी में मिल जाती है। तो लूणी की और कौन सी, जोजड़ी, जवाई, सुकड़ी, बांडी नदी, इसके साथ साथ ही लीलड़ी और कौन सी है, मीठड़ी, ये नदियां हैं वो कौन सी है, लूणी की सहायक नदियां हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का हमने राइट आंसर देख ही लिया, ऑप्शन है 3 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन,
इस साइड जिले दे रखी है और इस साइड संबंधित जिले दे रखे हैं। हमें बताना है कि जो सुमेलित नहीं है उसको हमें इसमें राइट क्लिक करना है। पहले इसमें दे रखी है विजय सागर झील, एक तो आती है विजय सागर, एक आती है सिलीसेट झील, एक आती है सिलीसेट झील। तो ये दोनों की दोनों कहाँ किसकी है, अलवर की है। अगली आती है रामगढ़ झील, रामगढ़ झील जयपुर की और एक इसके साथ है मानसागर झील। मानसागर झील भी आपसे पूछ ले तो वो किसकी कहाँ की है, जयपुर की है। मानसरोवर झील के संबंध है वो धौलपुर से नाव करके किससे है, ये है सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो असंगत यानी सुमेलित नहीं, आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड आ जाएगा। कावोद झील की बात करें तो वो भी कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और इसके साथ साथ अगर आपको भुज झील भी पूछ ले, भुज झील, तो वो भी कहाँ पे है, जैसलमेर में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने का कारण क्या है, नियमित सिंचाई, अति पशुचारण, प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव और अत्यधिक वर्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। जब नदियां हैं वो प्रति वर्ष, नदियां हैं जो प्रति वर्ष है वो नवीन जलोढ़ मृदा लाती है, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा है वो अधिक होती है। पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। और ये जो मृदा है उसके जो ऊपरी क्षेत्र होता है, ऊपरी परत होती है, उस मिट्टी पर जमाव इसका हो जाता है, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसलिए जो राजस्थान का जो मैदानी भाग है, राजस्थान का मैदानी भाग है, उसमें उर्वरता बनी रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अब जब मिट्टी की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं मिट्टी में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के, जो मिट्टी का वर्गीकरण है, मिट्टी का वर्गीकरण है उसको 3 प्रकार से किया गया है। पहला तो उसमें किया गया है, मैं आपको बताऊं, पहला इसमें वर्गीकरण किया गया है सामान्य प्रकार से। सामान्य प्रकार, सामान्य प्रकार कैसे, जिसमें आपको पूछ लेंगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ लेंगे कि ये इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे नदियों द्वारा जमाव अवसादों के द्वारा होता है। इसके अन्य नाम क्या होते हैं, जैसे जलोढ़ मृदा हो गई और इसके साथ कांप मृदा, कछारी मृदा हो गई। फिर इनका विस्तार पूछ लेते हैं कि विस्तार कहाँ पर है इसका, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये बता देंगे। फिर ये पूछ लेंगे कि जो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा की जो अधिकता होती है मिट्टी में वो किस चीज़ की होती है, जैसे जैव पदार्थों की होती है, पोटास की होती है। ये कमी किस चीज़ की होती है, तो कमी नाइट्रोजन की होती है। ये सब चीज़ हो गया। और जो ये आपकी जलोढ़ मृदा होती है, जो इसके वो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। जलोढ़ मृदा है वो भी 2 प्रकार की होती है, जैसे पुराने जलोढ़ बांगर कहलाई आपकी, और जो नवीन जलोढ़ है वो खादर कहलाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामान्य वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। मैंने आपको बस जलोढ़ मृदा का उसका वर्गीकरण बताया है कि आपको किस प्रकार है पढ़ना है। मैंने जलोढ़ मृदा के बारे में बताया, इसी प्रकार आप रेतीली बलुई मृदा के बारे में पढ़ सकते हो, पर्वतीय वन्य मृदा होती है उसके बारे में, काली मृदा के बारे में। तो जो सामान्य वर्गीकरण होता है उसमें आती है इस प्रकार वर्गीकरण, इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, इसमें जलोढ़ हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी, रेतीली जिसको बलुई मृदा बोलते हैं, पर्वतीय जो वन्य मृदा होती है वो आती है इनमें। एग्जाम में आप में पूछा जाता है कि लाल लोमी मृदा होती है, लाल लोमी मृदा होती है, उसका क्षेत्र कौन सा होता है, विस्तार कहाँ तक होता है, निर्माण जैसे कायांतरित चट्टानों से इसका, अपरदन से इसका निर्माण होता है, रंग है इसका लाल होता है, क्यों होता है, क्योंकि लोहे की जो उपस्थिति होती है वो होती है। इसमें उत्पादन किस किस चीज़ का होता है, मक्का, चावल, गन्ना, इसका उत्पादन होता है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बताऊं कि सामान्य मृदा में कौन से आते हैं। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है यूएसडीए, यूएसडीए द्वारा मिट्टी का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, वैज्ञानिक वर्गीकरण वो पूछ लिया जाता है। वो इसमें आधार क्या दिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो यूएसडीए के द्वारा जो मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है उसको आधार क्या मानना है। तो आधार मानना है एक तो मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति माननी है। दूसरी क्या माननी है, जो इसकी रासायनिक संरचना होती है, रासायनिक संरचना, और इसके कणों का आकार, कणों का आकार। इनके आधार पर जैसे मिट्टी की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना व कणों को है के आधार पर इसका वर्गीकरण है वो किया गया है। जो यूएसडीए के द्वारा जो मिट्टी का वर्गीकरण हुआ है तो इसमें मिट्टियों के 5 प्रकार बताए हैं। 5 कौन कौन से, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स। ये आपको मैंने वैसे भी कई बार पढ़ाए हैं, फिर भी आप इनको याद करोगे तो कैसे करोगे, जैसे आप पहले याद कर लिया कि इन 5 होते हैं, 5 में पहली होती है एरिडोसोल, एरिडोसोल। तो एरिडोसोल है
तो इसमें मृदा देख लेंगे कि कौन सी होती है, जो शुष्क मृदा होती है उसे बोलते हैं एरिडोसोल। इसका विस्तार कहाँ पे होता है, तो इसका विस्तार है वो शुष्क मरुस्थल में होता है, मरुस्थल में होता है। फिर इसमें जलवायु पूछ ली जाती है कि इसमें जलवायु कौन सी होती है, तो इसमें शुष्क है वो जलवायु होती है। इसी प्रकार जो दूसरी आती है एंटीसोल। एंटीसोल मैं आपको पूरी मृदा टॉपिक का ही मैंने आपको रिवीजन सा करवा दिया है एक बार। एंटीसोल की बात करें तो एंटीसोल है ये रेतीली मृदा होती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, वहां पे इसका विस्तार है और इसमें जो जलवायु है वो भी अर्ध शुष्क है। तीसरे एल्फीसोल्स की बात करें, एल्फीसोल होती है उसकी बात करें तो ये जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है। इसमें जलवायु है वो उपाद्र व आर्द्र प्रकार की होती है। चौथी होती है वर्टिसोल। वर्टिसोल होती है ये काली मिट्टी को बोला जाता है, हाड़ौती पठार में इसका विस्तार है। इसमें जो जलवायु होती है वो आर्द्र व अति आर्द्र प्रकार की होती है। और पांचवी और लास्ट होती है इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल होती है ये कौन सी, लाल मिट्टी होती है, लाल मृदा। इसमें जो दक्षिणी राजस्थान और जो अरावली है इसमें इसका विस्तार है। तो जो इनसेप्टिसोल है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पथरीली मिट्टी, और इसकी जलवायु होती है अर्धशुष्क जलवायु। तो ये यूएसडीए द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण है। और राजस्थान में अगर पूछे ना कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है राजस्थान में पाई जाती है, तो एंटीसोल मिट्टी है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और भारत में जो इनसेप्टिसोल होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आप पढ़ते हुए हैं उसमें कई बार आपसे छूट जाते हैं, तो इनको इस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है कि ये तीसरा भाग होता है, जैसे हमने पहले सामान्य पढ़ लिया, दूसरा यूएसडीए वैज्ञानिक आधार पर पढ़ ली, तीसरी आपकी होती है वो होती है आपका जो राजस्थान का जो कृषि विभाग होता है, कृषि विभाग, उसके द्वारा जो मृदा का जो वर्गीकरण किया जाता है। तो इन्होंने की है 14 प्रकार की मिट्टी बताई है। जैसे साइरोजोक्स बताई है, साइरोजेक्स ये कहाँ पे है, ये गंगानगर में होती है। इसी प्रकार इन्होंने रेवेरिना गंगानगर में, जिप्सीफेरस बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन बीकानेर जैसलमेर, इस प्रकार इन्होंने 14 मिट्टियों के प्रकार बताए हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आपको मृदा का टॉपिक है वो किस प्रकार से पढ़ना है, जिससे आपके क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार से और कौन से प्रकार में, कौन से वर्गीकरण के किस प्रकार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, अमेरिका, रूस, जर्मनी और जापान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रूस के द्वारा। राजस्थान का अगर बात करें सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है वो सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ आता है, श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर में। इसको कब स्थापित किया गया था, 15 अगस्त 1956 में रूस की सहायता से। अब ये तो है आपका पहला, पूछ ले कि राज्य का दूसरा यांत्रिक फार्म, तो दूसरा भी कहाँ पे है, दूसरा भी गंगानगर में, और गंगानगर के कहाँ पे, जेतसर में, कहाँ पे, जेतसर में। और जो यांत्रिक कृषि विस्तृत होती है वो इसमें यंत्रों का उपयोग है वो सर्वाधिक होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कहाँ पे है, गंगानगर में। पहला है आपके सूरतगढ़ में, दूसरा है जेतसर में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य बताना है। वनस्पति घी का उद्योग का प्रथम कारखाना चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। ये गलत है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, किसमें है, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, भीलवाड़ा में। तो पहला आपका गलत हो गया। रतन आभूषण उद्योग और पन्ना मंडी है उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, जयपुर में है। राजस्थान में संगमरमर मंडी है वो जयपुर में स्थित है, नहीं, ये कहाँ पे है, किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है, किशनगढ़ ये अजमेर में पड़ता है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर राजस्थान का पहला ग्लास बनाने का कारखाना है। तो ये बिल्कुल सही है, ग्लास यानी कांच बनाने का पहला कारखाना। तो सत्य दिया हुआ आपका ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। इस साइड सिंचाई परियोजना है और इस साइड जिला है, हमें बताना है कि कौन सी असुमेलित दे रखी है। बात करें हमें गरदड़ा परियोजना की, तो गरदड़ा परियोजना है वो बूंदी जिले में मांगली जो मांगली डूंगरी नदी है, इसे गणेरी भी बोलते हैं, गणेरी। तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि मांगली नदी पर है। तो गरदड़ा परियोजना बूंदी में मांगली नदी पर है। बेथली परियोजना की बात करें तो बेथली परियोजना का संबंध है वो 12 जिले से है, इसका संबंध 12 जिले से है।
विलास परियोजना की बात करें तो विलास परियोजना किस जिले में है, ये बारां जिले में है। ओराई परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ जिले में ओराई नदी पर है, ओराई नदी पर है। तो आपका असुमेलित यानी गलत दिया हुआ है वो है ऑप्शन है 2। बेथली परियोजना है वो कोटा में नहीं है, कहाँ पे है, बारां में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? जालोर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान में जो साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर, तो इसमें मैं आपको दोनों बता देती हूँ, जो मैक्सिमम कहाँ पे है वो और जो मिनिमम कहाँ पे है। मैक्सिमम की बात करें तो पहले नंबर पे आता है कोटा, फिर जयपुर, फिर आपका झुंझुनू, फिर उसके बाद सीकर। आप 4 याद कर लेना, फर्स्ट के 4 कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में जालोर, उसके बाद सिरोही, सिरोही के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 4 याद करेंगे तो भी बहुत है। बांसवाड़ा 5वां भी याद करना चाहिए तो मैं तो बता दूंगी, सीकर के बाद अलवर और बांसवाड़ा के बाद बाड़मेर। तो आपको 4 याद कर लेना, बहुत होते हैं। तो मैक्सिमम आपके कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। मिनिमम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 है ये आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? अधात्विक खनिज और इस साइड क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए मैं जो इसमें जो आपके क्वेश्चन लेके आई हूँ आज वाले, तो इसमें देखिए मैं आपके उद्योग से संबंधित लेके आई हूँ, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ, जनसंख्या से संबंधित। और इसमें जो आप ये टॉपिक देखना है खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये जो टॉपिक है इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है, 2-2 क्वेश्चन आप इनके मान के चलिए। तो आप ऐसे टॉपिक तैयार कीजिए कि जिनसे आपके क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इनमें बात करें हमें कि इसमें पूछा है कि सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर की बात करें तो ये मकराना नागौर में, मकराना नागौर में। तो ये इसने सही दे रखा है। अगला है काला संगमरमर। काला संगमरमर की बात करें तो काला संगमरमर कहाँ पे है, ये है भैंसलाना में होता है, भैंसलाना। और वो कहाँ पे, जयपुर में, जयपुर में। फिर अगला गुलाबी संगमरमर, गुलाबी संगमरमर है ये भरतपुर में होता है। बादामी संगमरमर की बात करें तो जोधपुर में। साथ में इसमें 1-2 और याद कर सकते हैं, जैसे लाल संगमरमर, तो ये धौलपुर में, धौलपुर में। हरा संगमरमर की बात करें तो हरा है वो ऋषभदेव उदयपुर में, ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा होता है, हरा संगमरमर। तो ऋषभदेव उदयपुर में हरा। पीला आपको पता है जैसलमेर में, पीला जैसलमेर में। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, तो वो होता है राजसमंद में, राजसमंद में। तो ये कुछ आप याद करना पॉइंट कि सफ़ेद संगमरमर मकराना, काला भैंसलाना जयपुर, गुलाबी भरतपुर, बादामी जोधपुर, हरा ऋषभदेव, पीला जैसलमेर। और इसके साथ साथ ही आप याद कर सकते हैं बादामी जोधपुर, और सर्वाधिक राजसमंद में होता है। राइट आंसर फिर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि असुमेलित यानी गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड जिला और इस साइड उसके शुभंकर दिए हुए हैं। तो हमें इसमें भी आपको पता है कि हमारे जो 33 जिले हैं उनके सभी के शुभंकर है वो बनाए हुए हैं। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बांसवाड़ा की बात करें तो इसमें असुमेलित बताना है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में कौन सा है, बांसवाड़ा का जो शुभंकर है वो है जलपीपी, जलपीपी। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की कौन से है, उडन गिलहरी। आगे हम बात करें कोटा का, तो कोटा का क्या है, उदबिलाव है। करौली की बात करें तो करौली का कौन सा होता है, घड़ियाल होता है, घड़ियाल, घड़ियाल होता है। और इसके बाद में बात करें तो हमें ये मोर होता है, मोर किसका होता है, मोर की बात करें तो ये भीलवाड़ा का है, भीलवाड़ा का है। इसके अलावा और किसकी, सार्स की बात करें तो सार्स कहाँ का है, भरतपुर का है, भरतपुर का है। तो ये सारे जो मैंने आपकी बता दिए, बांसवाड़ा की जलपीपी, प्रतापगढ़ की उडन गिलहरी, मोर भीलवाड़ा का, कोटा का उदबिलाव, करौली का घड़ियाल और सार्स भरतपुर का। इसमें जो सुमेलित युग्म है वो बताना है हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 3 कि कोटा
कोटा का क्या है, उदबिलाव है। तो इस प्रकार को आपको 33 के 33 जिले हैं उनके शुभंकर है वो याद होने चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युगों में कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर और रतनाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर। अगर हम बात करें, राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे है? ये डबोक उदयपुर में है, डबोक उदयपुर में। ये राजस्थान का सेकंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और जो आपका सांगानेर हवाई अड्डा है, ये राजस्थान का पहला यानी फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आप याद रखना, भारत का अगर पूछ ले सांगानेर जो हवाई अड्डा है, तो भारत का तो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय है, राजस्थान का पहला है। राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो डबोक उदयपुर। किशनगढ़ की बात करें तो जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है ये अजमेर में है। राजस्थान का प्रथम स्टील व कांच से निर्मित हवाई अड्डा है। और ये राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा भी अपन बोल सकते हैं। रतनाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों व उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है, इसमें ऑप्शन में कि कौन सा सही है। अगर हम बात करें हाथी महोत्सव, तो हाथी महोत्सव है ये मार्च में मनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? जयपुर में। बात करें ब्रिज महोत्सव की, तो ब्रिज महोत्सव है ये फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी में। और कहाँ पे? भरतपुर में। हम बात करें मीरा महोत्सव की, तो मीरा महोत्सव है ये अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर में। कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। अगले अगर हम शरद महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है दिसंबर में। और कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है माउंट आबू में। तो इसमें मैंने आपको सारे बता दिए। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले फरवरी ब्रिज महोत्सव बी आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 तो हो नहीं सकता। ब्रिज महोत्सव के बाद आपके बी के बाद आपका आएगा ए, तो बी के बाद ए आपके ऑप्शन है 4th में है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? 2010, 2011, 2012 और 2014। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है 2। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है वो 2011 में है, लागू की गई थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब? 19 अप्रैल 2011 को राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति है वो लागू की गई थी। और आप ये भी याद रखना कि सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला या मंजूर करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। कब? 19 अप्रैल 2011 में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। ये मैंने आपको 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, इसके साथ ही अलग से वो भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि आप जितने भी बच्चों को ज़्यादा इनको शेयर करते हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ते हैं, देखते हैं, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए बना पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।